हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस। आज हम लेक्चर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 19 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग सरफेस। मतलब क्या है कि एक इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग सरफेस होगी जो कि चार्ज्ड होगी, ठीक है, और उस पे चार्जेस होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे गाउसेस लॉ की हेल्प से। गाउसेस लॉ की हेल्प से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि गाउसेस लॉ की हेल्प से हम इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। यहाँ पर हम पूरे गाउसेस लॉ की बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपके गाउसेस की 3 एप्लीकेशंस करा दी हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे स्फीयर की थी, सेकंड एप्लीकेशन लाइन चार्ज की थी, और थर्ड एप्लीकेशन थी इनफाइनाइट शीट की थी। ठीक है, ये तीनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जो फोर्थ आपको करा रहा हूं मैं, ये बोर्ड में आ जाती है, कभी कभी आ जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली इसका डेरिवेशन नहीं आता है। ठीक है, और जो अदर बोर्ड्स सीबीएसई के अलावा जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनके अंदर ये डेरिवेशन आ जाता है। डेरिवेशन है, ये मौजूद है डेरिवेशन। जैसे राजस्थान बोर्ड की अगर बात करें या कोई दूसरे बोर्ड की बात करें तो उसके अंदर ये डेरिवेशन मौजूद है, ये बोर्ड में आता है, और सीबीएसई बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो खैर, हमें तो टॉपिक पढ़ना है, जेई और नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये टॉपिक हमें पढ़ना है। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक में देखिए, सबसे पहले कुछ इस तरीके की शीट होगी जो कि चार्ज्ड होगी। शीट मतलब इसकी थिकनेस होगी, मोटी होगी, सरफेस है, सॉरी ये शीट नहीं, इसकी थिकनेस है, यानी सरफेस कहेंगे हम इसे। ठीक है, और ये चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होगी पूरी। नेगेटिवली भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी चार्ज इस तरीके से, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वही काम जो हम पीछे करके आए थे इनफाइनाइट शीट के केस में, कि इस सरफेस से हम किसी आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस सरफेस के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही सिंपली एक काम करेंगे, गाउसियन सरफेस मानेंगे। ठीक है, गाउसियन सरफेस क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें गाउसेस लॉ की हेल्प से ड्राइव करना है। ठीक है, इसके और भी मेथड है, लेकिन गाउसेस लॉ की हेल्प से ड्राइव करना है, इसलिए हम यहाँ पर गाउसियन सरफेस मानेंगे। गाउसियन सरफेस मानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि चार्जेस को हमें अंदर बंद करना होता है। ठीक है, क्योंकि गाउसेस लॉ यही कहता है कि अंदर वाले चार्जेस वैल्यूएबल है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से गाउसियन सरफेस मानूंगा सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में इनफाइनाइट शीट के केस में मानी थी। ठीक है, इस तरीके से एक गाउसियन सरफेस मानूंगा। फर्क इतना है इनफाइनाइट शीट वाले केस में और इस कंडक्टिंग सरफेस के केस में, कि आधी गाउसियन सरफेस तो कंडक्टिंग सरफेस के अंदर है, देखिए आप ये रही इस जगह, और आधी गाउसियन सरफेस कंडक्टिंग सरफेस के बाहर है। जबकि इनफाइनाइट शीट के केस में आधी लेफ्ट साइड होती थी और आधी राइट साइड होती थी। ठीक है, ये इनफाइनाइट शीट के केस होता है, और सरफेस के केस में आधी अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इस तरीके की गाउसियन सरफेस मानेंगे, वही सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस होगी, सिलेंड्रिकल शेप की होगी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस है एक। ठीक है, यहाँ पर हम सिग्मा बराबर इस्तेमाल करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज को मैं क्यू लिखूंगा और एरिया को यहाँ पर मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, सरफेस एरिया से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सिग्मा यूज क्यों कर रहा हूँ, जबकि ये जो सरफेस है कंडक्टिंग सरफेस, ये मोटी सरफेस लिए मैंने, इसका तो वॉल्यूम भी होगा, लेकिन मैं यहाँ चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चार्जेस है वो सरफेस पे होंगे, क्योंकि ये जो शीट है ये कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग शीट होने की वजह से इसके अंदर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। क्योंकि ये बात हमें पता है कि जब शीट हो या कोई भी चीज हो, अगर वो कंडक्टिंग है तो उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, मतलब सरफेस पे चार्जेस आ जाते हैं, अंदर चार्ज नहीं रहता। अंदर चार्ज 0 हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर क्या होगा, 0 होगा। ये चीज अभी आगे यूज करूंगा, मैं आपको डेरिवेशन में बताऊंगा ये वाली बात, तो आप अभी ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, पूरी बात हमें समझ में आ गई है। ये एक स्टार्टिंग का मैं आपको थोड़ा बहुत
हमेशा से पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया और यहाँ पर भी आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझने के बाद में डेरिवेशन समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस डायग्राम का मैं 2D व्यू आपको बताता हूँ कि 2D में ये कैसा दिखेगा। तो देखिए 2D में ये इस तरीके का दिखेगा। ये रही सरफेस पूरी, ठीक है, इसके ऊपर चार्जेस हैं, ये रहे, आधी गाउसियन सरफेस अंदर है, आधी गाउसियन सरफेस बाहर है। ठीक है, और इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अंदर चार्ज 0 होगा। और अंदर चार्ज 0 क्यों होगा, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस होने की वजह से चार्जेस कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, अंदर चार्जेस नहीं रहेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये चीज तो खैर आगे बताऊंगा मैं आपको, यहाँ मैंने डायग्राम में आपको ये बात शो तो कर दी है, लेकिन समझाऊंगा मैं आपको ये आगे। ठीक है, तो कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्लेन कंडक्टिंग सरफेस कंसीडर कर लेते हैं और इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। सरफेस को मैंने पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, आप देखिए। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद में मैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही है मुझे। अब मुझे करना क्या है, इस सरफेस से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P कंसीडर करना है, जहां पर मुझे गाउसियन लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कहाँ से आएगा, ये जो सरफेस है ये चार्ज है, और इस चार्ज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमें इस P पॉइंट पर फाइंड आउट करना है गाउसियन लॉ की हेल्प से। ठीक है, अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करना पड़ेगी। क्लोज सरफेस क्यों कंसीडर करना पड़ेगी, क्योंकि गाउसियन लॉ कहता है कि क्लोज सरफेस के अंदर वाले चार्जेस वैल्यूएबल हैं, बाहर वाले चार्जेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो कंडक्टिंग सरफेस दिख रही है आपको, ये ओपन सरफेस है। ठीक है, और हम इसके चार्जेस को क्लोज नहीं कर सकते, तो इसके चार्जेस को क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगी। गाउस ने कह रखा है कि अगर चार्जेस क्लोज नहीं होते तो काम नहीं चलेगा, इसलिए आप वहां पर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लो। ठीक है, किसी भी शेप की। तो मैं यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ। आप देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप की मैंने एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर ली। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। ठीक है, शॉर्ट में कहूंगा इसे मैं CGS। ठीक है, ये सरफेस मैंने कंसीडर कर ली है। अगर अब देखो ये सरफेस क्लोज्ड है, अब इस सरफेस में कहाँ चार्जेस बंद हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो इस जगह सरफेस में चार्जेस बंद हो रहे हैं। जो कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर चार्जेस है गाउसियन सरफेस में इस पोर्शन के अंदर बंद हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस पोर्शन का जो एरिया है वो मैं मान लेता हूँ कैपिटल S। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका जो एरिया माना है मैंने वो कैपिटल S मान लिया है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर वाले चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर वाले चार्ज की वैल्यू होगी Q इनसाइड बराबर सिग्मा S। ठीक है, ये इसके अंदर वाले चार्जेस की बात आ चुकी है और यही हमें चाहिए था, क्योंकि गाउस ने कहा था अंदर वाले चार्जेस देखो, तो अंदर वाले चार्जेस हमने देख लिए। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई है, सिंपल सी चीज है। अब ध्यान दीजिए, मैं गाउसेस लॉ के हिसाब से डेरिवेशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ 5 CGS बराबर Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। 5 CGS का मतलब क्या है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके अंदर जो चार्जेस बंद है, उस सरफेस के अंदर जो चार्जेस बंद है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से सारी बात समझ में आ रही है मुझे। ठीक है, क्योंकि गाउस ने कहा था कि जो फ्लक्स निकलेगा वो किसके बराबर होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब मैं इसकी अगली फॉर्म लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन अगली फॉर्म लिखने से पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ से फ्लक्स निकल रहा है। तो अगर आप गौर करोगे तो इस सिलेंडर की 3 सरफेसेज है। ठीक है, मैं जो ये सर्कुलर सरफेस दिख रही है इसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है, और जो इसका एरिया होगा उसको मैं नाम दे देता हूँ S1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप और देखिए गौर से, तो जो ये सरफेस दिख रही है, कर्व्ड सरफेस जो नजर आ रही है, इस कर्व्ड सरफेस को मैं नाम दे देता हूँ 2। इस कर्व्ड सरफेस को नाम दे देता हूँ 2,
और इसके एरिया को नाम देता हूँ मैं S2, इसके सरफेस एरिया को नाम देता हूँ S2, ठीक है। और जो ये सरफेस पीछे अंदर दिख रही है, जो इस कंडक्टिंग सरफेस के अंदर है गाउसियन सरफेस, उसको नाम देता हूँ मैं 3 और उसके सरफेस एरिया को नाम देता हूँ S3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप देखें तो S1 इक्वल्स टू S3 इक्वल्स टू S होगा। आपको दिख रहा होगा कि जो जिस एरिया में चार्जेस बंधे वो एरिया और S1 एरिया और S3 एरिया आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी क्योंकि ये आगे काम आएगी, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर ये चीज नजर भी आ रही है हमें, क्योंकि सिलेंडर क्या है, यूनिफॉर्म शेप का, बराबर शेप है उसका। तो S1 S3 और जो S है ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब मुझे इन तीनों फेसेस से, जो तीनों सरफेसेस मैंने मानी है, इन सरफेसेस से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर में इस फ्लक्स को लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये तीनों जो फ्लक्स है, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, इस फ्लक्स के बराबर होगा। इन तीनों सरफेसेस से निकलने वाला जितना भी फ्लक्स है वो इस फ्लक्स के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और हम सारे फ्लक्सेस को जोड़ देंगे तो हमें वो टोटल फ्लक्स के बराबर मिल जाएगा। तो मैं इसकी अगली स्टेप लिखता हूँ। देखिए, पहले तो मैंने इसकी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाली स्टेप लिखी, ठीक है। आपको पता होगा फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। और कितना है यहाँ पर सीजीएस लिखा, सीजीएस मतलब पूरी सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस के लिए ये, ठीक है। पूरी सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का रिलेशन लिखा है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन में मैंने गोला बनाया है, यानी क्लोज सरफेस है अभी पूरी, तो इसलिए मैंने यहाँ इंटीग्रेशन पे गोला बना दिया क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस को शो करता है, ठीक है। इक्वल्स टू 5s1 प्लस 5s2 प्लस 5s3, मतलब मैंने क्या कर दिया, तीनों सरफेसेस के फ्लक्स को ऐड कर दिया। मैं अभी बता कर चुका हूँ आपको कि ये तीनों फ्लक्सेस का सम किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स के बराबर होगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्यू इनसाइड की जगह में लिखूंगा सिग्मा एस, मैंने आपको यहाँ बताया क्यू इनसाइड बराबर कितना है, सिग्मा एस, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह। यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं जो फ्लक्स मैंने ये जो तीन सरफेसेस मैंने मानी थी, इन तीन सरफेसेस से जो फ्लक्स निकल रहा है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म लिखने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की फॉर्म लिखने के लिए मुझे पहले इनको मेंशन करना पड़ेगा इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट सरफेस ये रही। इस फर्स्ट सरफेस में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा, ठीक है। और इस एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो राइट डायरेक्शन में निकल रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। पीछे डायग्राम में भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है। इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा और उसको नाम दूंगा मैं DS1, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सेकेंड सरफेस के लिए अगर देखें तो यहाँ पर भी मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट साइड में होगा, ठीक है। और इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा DS2, ठीक है। और इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90। अच्छा, अब थर्ड सरफेस की बात करूं तो थर्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अंदर चार्जेस ही नहीं है, कंडक्टिंग सरफेस के अंदर चार्जेस ही नहीं है। अगर चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो कोई एलिमेंट वगैरह मानने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ E बराबर 0। अंदर क्या है, E बराबर 0 है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो, मैं इससे पहले स्टेप लिख देता हूँ, फिर हम और आगे चलेंगे। देखिए, स्टेप में क्या है, इंटीग्रेशन S1, फाई S1 की जगह में क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन S1। S1 सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट सरफेस की बात चल रही है, ठीक है। E डॉट DS1, सिंपल सी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लिख दिया मैंने। एरिया वेक्टर DS1 है, इसमें मैंने DS1 लिख दिया। प्लस इसी तरीके से फाई S2 की जगह लिखूंगा इंटीग्रेशन S2 E डॉट DS2। इसी तरीके से फाई S3 की लिखूंगा इंटीग्रेशन S3 E डॉट DS3 इक्वल्स टू सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी चीज है। इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तो इन सब का सम इसके बराबर होगा, जो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म दिखी है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको मेंशन नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी सरफेस से निकल रहा हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूँ, इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है, इन इक्वेशंस में जो डॉट प्रोडक्ट है, इस डॉट प्रोडक्ट को हटाता हूँ और इसको कॉस की टर्म्स के अंदर लिखता हूँ इस इक्वेशन को। तो देखिए क्या होगा, मैंने लिखा इंटीग्रेशन EDS1
cos 0, डॉट हटेगा तो यहाँ आएगा cos थीटा, ठीक है। और cos थीटा के जगह मैंने लिखा है cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री क्यों लिखा है, देखिए फर्स्ट सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, फर्स्ट सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से उनके बीच का एंगल कितना है, 0, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है cos 0। इसी तरीके से सेकंड सरफेस के लिए अगर देखो तो इंटीग्रेशन एस टू ई डी एस टू cos 90। आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेकंड सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बना रखा है 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया cos 90। और थर्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं निकल रहा है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दिया थर्ड सरफेस में, ठीक है। इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह। अब अगर आप देखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये टर्म भी 0 हो जाएगी। ये टर्म 0 क्यों हो रही है, cos 90 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब बचती है ओनली ये वाली टर्म। तो इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा हो सब तरफ से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ठीक है। अगर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूंगा। अभी अगली स्टेप में देखना आप। और फिर बचेगा क्या मेरे पास, इंटीग्रेशन ds1, ठीक है। और cos 0 हो जाएगा 1। तो आप देखिए अगली स्टेप है e बाहर निकाल दिया, मैंने आपको बताया था सब तरफ कांस्टेंट होगा। और इंटीग्रेशन ds1 बचा मेरे पास और cos 0 की जगह मैंने 1 कर दिया है, इस टर्म की जगह 0 आ गया और इस वाली टर्म की जगह भी 0 आ गया, इक्वल्स टू आ गया सिग्मा एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पूरी बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ds1। अब इंटीग्रेशन ds1 को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा s1। अभी अगली स्टेप में आएगा, आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन मैं ये बात यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो s1 है वो किसके इक्वल है, s के इक्वल है, ठीक है। ये चीज अभी यूज आएगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना, बस मैं बता ही रहा हूँ आपको। अगली स्टेप पे चलते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ पर s1 लिख दिया, इंटीग्रेशन ds1 की जगह क्या लिख दिया है, s1, ठीक है। प्लस जीरो बराबर सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं बताकर आया हूँ पीछे आपको s1 बराबर क्या है, s, ठीक है। ये लिख दिया मैंने s1 बराबर s, ठीक है। और फिर मैं आगे लिख देता हूँ es। अब s1 की जगह s लिख दिया है, इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ s से s कट गया तो e बराबर आया मेरे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो पीछे हमने डेरिवेशन करा था बिल्कुल उसी की तरह है कि ये भी डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एक बॉक्स बना देते हैं। ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपको, आप यहाँ पर लिख सकते हो डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। इस तरीके की सरफेस की कंडक्टिंग सरफेस, ठीक, इस तरीके की सरफेस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इसमें भी कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। पीछे मैंने जो डेरिवेशन कराया था, पिछला जो डेरिवेशन था पिछले लेक्चर का, उसमें भी कहती एक शीट थी और उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, पैरेलल था, ठीक है। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, वो डिस्टेंस में निर्भर नहीं करता। शीट से या इस कंडक्टिंग सरफेस से कितनी दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी भी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें सब जगह सेम आएगा। चाहे यहाँ पर 1 नाम देता है इस पॉइंट को, चाहे यहाँ 2, चाहे 3, चाहे 4, सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। E1 बराबर, E2 बराबर, E3 बराबर, E4, ठीक है। और ये साबित हो रहा है किससे, हमारे पास इस रिलेशन से साबित हो रहा है, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था पॉइंट चार्ज का केस, ठीक है, स्फीयर का केस और लाइन चार्ज का केस, ठीक है। सबके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों केस में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, ठीक है। और इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। मतलब डिस्टेंस बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था, इसमें भी डिस्टेंस बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था। जबकि इन दोनों केस के अंदर ई डिपेंड ही नहीं कर रहा डिस्टेंस के ऊपर, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इन दोनों के केस में। तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। जनरली बच्चा सोचता है कि सर और किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, कम होता है, ठीक है। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर उसका
ऑब्जेक्ट का शेप स्फीयर की तरह है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर इस प्लेट की तरह है या इस शीट की तरह है या कंडक्टिंग सरफेस की तरह है जो मैंने बना रखी है, प्लेन कंडक्टिंग सरफेस इसकी तरह है, तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल हो जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल हो गई तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे और उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।